I'm Harsh Khatwa. So in first three part, we study about the basic of the nationalism in Europe, है ना. We study about the Napoleon Code, Vienna Treaty, है ना. After that, we study about some persons like Giuseppe Mazzini, लॉर्ड बायरन. आई बात समझ में. तो इन लोगों के बारे में जब अपन ने कुछ चीजें पढ़ी, ठीक है ना, तो अपन ने चैप्टर का मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर कर दिया. मैंने आपको कहा था कि मैं फोर्थ पार्ट में जो आपके लिए लेके आऊंगा वो था मेकिंग ऑफ ब्रिटेन, इटली एंड जर्मनी. आई बात समझ में. क्योंकि इसके पहले अपन ने ये 2-3 कंट्रीज को तो क्या करा था, इंडिपेंडेंट करा दिया था. वो कंट्रीज कौन कौन सी थी बच्चों, सुनना ध्यान से. पहली थी फ्रांस, 1830 में वापस से वहाँ पे ख़त्म हुआ था. फिर उसके बाद में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से अपन ने ग्रीस को इंडिपेंडेंट कराया था. आई बात समझ में. और फ्रांस जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसके बाद में एक जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ था 1830 में ही, उसमें ब्रसेल्स भी अलग हो गया था. तो अपन ने 3 कंट्री को इंडिपेंडेंट करा दिया. 3 कंट्री को अपन आज पढ़ेंगे. सोचो 6 कंट्री को यूरोप के अपन ने इंडिपेंडेंट करा देंगे, ठीक है ना. इसके बाहर से क्वेश्चन या तो कहीं नहीं बनने वाला. अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आया तो इसके बाहर से कहीं नहीं आएगा, ठीक है ना. तो अब अपन स्टार्ट करते हैं मेकिंग ऑफ जर्मनी. मेकिंग ऑफ जर्मनी के पहले आपको एक चीज जाननी पड़ेगी. मैंने आपको बोला कंजर्वेटिव लिबरल्स, कंजर्वेटिव लिबरल्स. पूरा चैप्टर जो इन लोगों के बीच में चला, रिवॉल्यूशनरी, इन तीनों लोगों के बीच में चला. एक तरफ जहां पर रिवॉल्यूशनरी और लिबरल्स पीपल थे और एक तरफ कंजर्वेटिव्स पावर में थे. कंजर्वेटिव्स पावर में थे इसीलिए बार बार चेंजेस आ रहे थे. क्यों? क्योंकि सालों से पुरानी आई जो प्रथा थी, पॉलिसीज थी, वो एकदम से खत्म नहीं होती, ठीक है. तो यहाँ पर क्या चेंजेस आए, यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं आए. यहाँ पर धीरे धीरे क्या होने लगा, नेशनलिज्म की थिंकिंग आई. और जब नेशनलिज्म की थिंकिंग आई, है ना, तो लोग अपनी कंट्रीज के बारे में सोचने लगे. लोग पर्टिकुलर अपने खुद के बारे में सोचने लगे. यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का कंसेप्ट सबसे ज्यादा फॉलो करवाया लिबरल्स लोगों ने. आई बात समझ में. तो ये चीजें जब आगे चली तो सारी कंट्रीज में जब ये चीजें आग बबूला होने लगी, ठीक है ना, तो फाइनली जब ये चीज सोची गई कि यार ठीक है 1830 से अपन ने 1848 का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी देखा, ठीक है ना. मैंने आपको बोला है कि मैं लास्ट पार्ट जो है वो थ्योरी वाला लाऊंगा. थ्योरी वाले में अपन रोमांटिसिज्म और कुछ जो हंगर और हार्डशिप जो चल रही थी और वुमेन्स की कंडीशन ये देखेंगे. या तो चैप्टर क्वेश्चन उसमें से बनेगा या क्वेश्चन इस पार्ट में से पक्का बनना ही है, ठीक है ना. हर बार बोर्ड में से आता ही है क्वेश्चन, 1 नंबर में, 2 नंबर में या 5 नंबर में, ठीक है ना. तो यहाँ सुनना क्या हुआ. 1848 में एक इंसिडेंट हुआ. 1848 में क्या हुआ, जर्मनी पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन हुए. जर्मन पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन हुए, है ना, वहां पे रिप्रेजेंटेटिव भेजने के लिए. अच्छा, पूरे जर्मन में पार्लियामेंट में इलेक्शन हुए. टोटल कितने लोगों का, 831 लोगों का वहां पे सिलेक्शन हुआ. रिप्रेजेंटेटिव वहां पे सिलेक्ट होके गए, ठीक है ना. बड़े मतलब अच्छे से स्वागत करा जा रहा था. बड़े अच्छे से रैली निकाली जा रही थी, तालियां बजाई जा रही थी, आसपास लोग थे, बैंड बजाए चल रहे थे, ठीक है ना. उसमें क्या हुआ आगे जाके, है ना, मतलब ऐसा था कि पार्लियामेंट में वो लोग रिप्रेजेंटेटिव शपथ लेंगे और उसके बाद संविधान बनाएंगे, इंडिपेंडेंट जर्मनी की घोषणा करेंगे. लेकिन क्या हुआ, मैंने बोला कंजर्वेटिव जो लोग थे वो पावर में थे. ये इंसिडेंट बता रहा हूँ, मेकिंग ऑफ जर्मनी, इसका आगे की कहानी है. जर्मनी आखिर बना कैसे, अभी नहीं बनेगा. अब क्या हुआ, 831 लोग रिप्रेजेंटेटिव्स लोग आगे गए, है ना. उन्होंने देखा चलो ठीक है यार, अब अपन को क्या करना है, जर्मन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और जर्मन को इंडिपेंडेंट नेशन बनाना एक, ठीक है ना. लेकिन जैसे ही बात आई ओथ लेने की, शपथ लेने की, तो वहां पे एक सम्राट शपथ लेगा. किंग जो था वो ओथ लेने वाला था और वो किंग था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ. फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो था उसको वहां पर क्या लेनी थी, ओथ लेनी थी. और उसने वहां पर क्या करा, ओथ को लेने से मना कर दिया. जैसे ही मना करा वैसे, अरे भाई सीधी सी बात है, पॉलिटी का उसूल है, चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर, अगर ओथ लेने से मना कर देगा, है ना, अगर अपना पोस्ट को छोड़ देगा तो सीधी सी मिनिस्ट्री काउंसिल डिसॉल्व हो जाएगी. अरे भाई मॉनिटर क्लास का चले जाएगा तो क्लास जो भंग हो जाएगी ना, डिस्टर्ब हो जाएगी पूरी. तो ऐसे ही क्या हुआ, यहाँ का क्या हुआ, ये जो हेड था, किंग बनने वाला था जर्मनी का, इंडिपेंडेंट नेशन का, उसने क्या करा, बोल दिया मैं नहीं ले रहा ओथ. उसने ओथ को नहीं लिया. तो वहां पर क्या हुआ, पूरी वापिस से पूरा पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई. अच्छा, कौन सी सिटी में चल रहा था, फ्रैंकफर्ट सिटी में चल रहा था. तो इसको बोला गया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. आई बात समझ. फ्रैंकफर्ट में पार्लियामेंट बनने वाली थी लेकिन बन नहीं पाई, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के लीडरशिप में. और वो बनने वाला था किंग वहां का, लेकिन नहीं बना 1848 में. जब वहां पर किंग नहीं बना
तो उसके बाद क्या हुआ, वहां पे वापस से आर्मी रूल लगा दिया गया। और इसलिए नहीं बना क्योंकि उसकी थिंकिंग थी, अब देखना क्यों नहीं बना, उसकी थिंकिंग थी कि कंजर्वेटिव को आगे बढ़ाया जाए, है ना। उसकी थिंकिंग थी कि उसको काम करना था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसको जो काम करना था, फ्रेडरिक विलियम को जो अपना रोल प्ले करना था किंग का, वो किसके अंदर प्ले करना था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर प्ले करना था, है ना। मतलब जो संसद में, कॉन्स्टिट्यूशन, संसद, पार्लियामेंट में जो लोग रहने वाले हैं, पार्लियामेंट में जो लोग रहने वाले हैं, उसके अंडर किंग काम करेगा। उसको ये चीज अच्छी नहीं लगी, बोले कंजर्वेटिव हम तो आगे हैं, हम तो ऊपर, अगर मैं किंग हूँ, किंग आप मोनार्की सिस्टम ला रहे हो तो फिर पार्लियामेंट आगे कैसे होगा। तो ये चीज कॉम्प्लेक्सिटी होगी, सोचिए ना, पार्लियामेंट आगे कैसे होगा। इसलिए ये चीज जब कॉम्प्लेक्सिटी हुई तो फ्रेडरिक विलियम ने लेने से मना कर दी अपनी ओथ। और जब उसने ओथ लेने से मना कर दी तो वहां पे पार्लियामेंट वापस डिसॉल्व हो गई, वापस से वहां पे मोनार्की सिस्टम आ गया। आई बात समझ में। अब वापस से नेशनल लिबरल्स लोग जो थे, ये रिवॉल्यूशन किसका था, लिबरल्स लोगों का था। लिबरल्स लोग जो थे, और वहां पे जो रिवॉल्यूशनरी पीपल जो थे, मैंने हर बार बोला ये लिखूंगा मैं, जो लोग थे वो वापस एक्शन में आए। और जब एक्शन में आए तो धीरे धीरे वहां पे चीजें क्या होने लगी, चेंज होने लगी। और अब बात करेंगे मेकिंग ऑफ जर्मनी। तो फाइनली जर्मनी बना कैसे, अरे भाई फाइनली जर्मनी बना कैसे, फाइनली जर्मनी इस तरीके से बना। सुनना बात को, ये पार्ट 4 है। जर्मनी क्या हुआ, वहां पर क्या हुआ, एक कंट्री थी पावर में, वो थी पर्शिया, जर्मनी के आसपास वाले एरिया में। आप मैप देखिएगा यूरोप का, मैं बता दूंगा। तो जर्मनी के आसपास वाले एरिया पर्शिया कंट्री थी। वहां पर जो कंट्री थी वो पावरफुल कंट्री थी। उसका एक मिनिस्टर था ओटो वन बिस्मार्क। सुनिए, मैंने बोला आपको कि हर बार मैं कुछ ना कुछ नाम लेते हुए जाऊंगा, है ना, हर चीजों से रिलेटेड नाम लेते हुए जाऊंगा। तो जर्मनी में एक मिनिस्टर था बहुत पावरफुल, उसका नाम था ओटो वन बिस्मार्क। उसने क्या करा, काफी एरिया कवर करा। उसने ऑस्ट्रिया को हराया, उसने फ्रांस को हराया, उसने डेनमार्क को हराया। इन तीनों कंट्रियों को जब उसने हराया तो उसने क्या करा, जर्मनी को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने की सोचा। जर्मनी वाला एरिया को इंडिपेंडेंट कर दो, ये वाले एरिया को इंडिपेंडेंट कर दो, जैसे अमेरिका करता है ना अभी, कि अभी क्या चल रहा है आपकी कंट्री में, गलत हो रहा है, सही हो रहा है ना। जो पावरफुल कंट्रीज होती है वो ध्यान रखती है। तो इस समय पर्शिया ने क्या करा, जर्मनी को इंडिपेंडेंट नेशन बनाने की कोशिश करी, है ना। तो ओटो वन बिस्मार्क ने उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया भाई, ये वॉर जीतने के लिए, 7 ईयर वॉर को जीतने के लिए उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। किसके अगेंस्ट जीती, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, है ना। किसने, पर्शिया ने जीती। उसके बाद जर्मनी को क्या करा गया, एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाया गया। और जर्मनी को इंडिपेंडेंट नेशन फाइनली बनाया गया 18 जनवरी। जर्मनी को कब बनाया गया, 18 जनवरी 1871 को बनाया गया। और उसका वहाँ के किंग जो था, उसका किंग कौन बनाया गया फिर फाइनली, विलियम फर्स्ट को वहाँ का किंग बनाया गया। तो जर्मनी फाइनली इंडिपेंडेंट कब हुआ, विलियम फर्स्ट। पहले होने वाला था कब, 1848 में, लेकिन नहीं हुआ। उसके साथ बाद में कब हुआ, पर्शिया ने इंडिपेंडेंट कराया, पर्शिया ने उसको इंडिपेंडेंट नेशन घोषित करा। ओटो वन बिस्मार्क ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उसने क्या करा, 7 ईयर वॉर करी, पर्शिया को पावरफुल करा। तो पर्शिया ने क्या करा, जर्मनी को फिर अलग से करा, है ना। और विलियम फर्स्ट जो था उसको क्या करा गया, किंग घोषित करा गया। तो ये पूरी कहानी जो थी ये किसकी थी, जर्मनी की, है ना। और इसीलिए इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, क्योंकि पूरा कंट्रीज जो थे यूरोप के अब बनना शुरू हो गए थे। जर्मनी भी बन गया भाई, जर्मनी भी बन गया। अब बात करेंगे इटली की। बड़ा स्टैंडर्ड केस है, बड़ा इफेक्टिव केस है, और एक मोटिवेटेड केस भी कह सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपको चीजें सीखने को मिलेंगी। देखना कैसे, इटली कैसे बना भाई। मैंने बोला वापस से बेस पे जाओ। यहाँ का तो बेस देख लिया आपने, ये बेस था। यहाँ पर क्या बेस था, इटली के में क्या हुआ, इटली में जो था, इटली तो कम्प्लीटली बना हुआ था, वो 7 स्टेट से मिलके बना था। सुनना बेस, 2 मिनट में क्लियर हो जाए, 1 मिनट में। इटली जो था वो 7 स्टेट से मिलके बना हुआ था। और 7 स्टेट में से सिर्फ एक ही स्टेट था जिसपे इटालियन बोलने वाले, लैंग्वेज वाले बोलने वाले लोगों का हक था। तो इटली स्टेट, फिर बाकी के 6 स्टेट पे इटली कैसे राज कर लेगा, कैसे, मतलब वो फाइनली इंडिपेंडेंट नेशन बन जाएगा और बाकी के 6 भी उस पर कवर हो जाएंगे। तो उसकी स्टेप्स हैं कुछ, उसकी कहानी है। उसकी छोटी सी कहानी ये है कि इटली के 7 स्टेट थे, उसपे से एक स्टेट पे था इटली का इटालियन लोगों का कब्जा था। इटालियन लैंग्वेज लिख लेंगे अपन, इटालियन लैंग्वेज लोगों ने कवर कर रखा था। और वो एक जगह कौन सी थी, सार्डिनिया पिडमॉन्ट। कौन सी थी, सार्डिनिया पिडमॉन्ट वाला एरिया था। आई बात समझ में। अच्छा, चीजें इटली में चेंज कैसे हुई, मैंने आपको एक पर्टिकुलर एक बंदे का नाम बताया था जिसका नाम था ज्यूसेप मैज़िनी। 1830 में उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था यंग इटली। उसने नेशनलिज्म की थिंकिंग फैलाई, और जैसे ही उसने नेशनलिज्म की थिंकिंग फैलाई तो चीजें जो थी वो आगे बढ़ी। अब देखना, जो ये सार्डिनिया पिडमॉन्ट का किंग था,
विक्टर इमैनुअल सेकंड वही फाइनली पूरे इटली का किंग बनने वाला है अगले 2 मिनट में। कैसे, यहाँ पे सुनना बात को, मैंने बोला 7 स्टेट में डिवाइड था, एक स्टेट जो था सिर्फ उस पर ही इटालियन लैंग्वेज बोलने वालों का राइट था, तो बाकी के 6 कैसे कवर हुए, बाकी के 6 इसलिए कवर हो गए क्योंकि वहाँ पे नेशनलिज्म की थिंकिंग फैल चुकी थी। तो सार्डिनिया पिडमोंट वाले जो वहाँ का जो राजा था विक्टर इमैनुअल सेकंड जो था, उसने क्या रोल प्ले किया, अब यहाँ पे सुनना, उसने रोल क्या प्ले किया, उसने बोला कि अब अपन को इटली को पूरा यूनिफाइड करना, और इटली को यूनिफाइड करने के लिए अपन को कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेगी। तो उसने क्या करा, दिमाग का खेल किया। उसने बोला कि भाई कावूर इज अ पर्सन हु इज नॉट अ पॉलिटिशियन, है ना, और पॉलिटिशियन भी नहीं था, कोई राइटर भी नहीं था, पोएट भी नहीं था, तो आखिर कौन था वो? एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था कावूर, जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलता था। आई बात समझ में, वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलता था। तो उसने क्या करा, एक ट्रीटी करी और उसने क्या करा, ऑस्ट्रिया को हराया। क्यों ऑस्ट्रिया को हराया? अब ऑस्ट्रिया को क्यों हराया भाई, इटली है, सिर्फ एक स्टेट पे राज था, किसका, सार्डिनिया पिडमोंट वाले का, इटली वाले लोगों पे, है ना। अब सुनना, यहाँ पर सेंटर पे राज था पॉप का, इटली के, आई बात समझ में। साउथ में राज था इटली के, साउथ में स्पेन का, है ना। वेस्टर्न वाले एरिया में भागता पार्ट था ऑस्ट्रिया का। मतलब ऑस्ट्रिया और स्पेन वाला पार्ट कवर कर लो तो बाकी इटली कवर होना, आई बात समझ में। तो ऑस्ट्रिया वाला जब पार्ट कवर किया तो ऑस्ट्रिया वाला पार्ट किसने कवर करवाया, कावूर ने, आई बात समझ में। एक ऑस्ट्रिया से ट्रीटी कर ली और उसको क्या करा, दिमाग से हरा दिया गया, ठीक है ना। उसको क्या करा गया, उसको ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया गया, इटली से अलग कर दिया गया। ऑस्ट्रिया वाले पार्ट को जो इटली में आ रहा था उसको अलग कर दिया गया। जो लोग फ्रेंच बोलने आ रहे थे, फ्रेंच लैंग्वेज थी उसकी, इसलिए, आई बात समझ। तो ऑस्ट्रिया वाले पार्ट को अलग कर दिया गया। तो कावूर का काम खत्म भाई। अब उसने क्या करा, वापस से दिमाग लगाया। जैसे आपने जूसेप मैज़िनी का नाम इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है इटली के लिए, जूसेप गैरिबाल्डी ने क्या करा, स्पेन वाले एरिया को हराया। सोचो, यहां से लोग निकल रहे हैं हराने के लिए, हरा दिया भाई। इसने एक दो स्टेट कवर कर रखे, इसने एक दो स्टेट कर रखे हैं। जब इन्हीं को हरा दोगे तो इटली में 7 ही तो स्टेट है टोटल। एक पे तो वैसे ही कब्जा सार्डिनिया पिडमोंट, पॉप से अपन को लड़ाई करनी नहीं है, वो तो वैसे धर्म गुरु है, आई बात समझ में। तो क्या करना भाई, स्पेन पर कब्जा कर लिया। किसने हराया, जूसेप गैरिबाल्डी ने। और फाइनली 1861 को इमैनुअल सेकंड को, फाइनली 1861 में कौन था वहाँ का, सार्डिनिया पिडमोंट का एम्परर, कौन था, इमैनुअल सेकंड को, है ना, विक्टर इमैनुअल सेकंड को ही 1861 को फिर क्या कर दिया गया, इटली का किंग बना दिया गया और बोल दिया गया इटली इज एन इंडिपेंडेंट नेशन। यहाँ तक कहानी समझ में आई, जर्मनी की स्टेप समझ ली, अपन ने मेकिंग ऑफ इटली समझ लिया, ठीक है ना।